पर बिल्कुल। और हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अतुल शाक्य भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। देखिए अतुल सर, इस बार देश का पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार तमाम प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम वादे भी एनडीए सरकार करती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है आपको कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बजट कितना ज्यादा खास रहने वाला है? सबसे पहले जो बजट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव केवल और केवल एक ही साइड नहीं देखना चाहिए। किसी भी देश का जो बजट होता है वो लोकहित को साधने वाला होता है। भारत एक विकासशील देश है और भारत की अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो खेती है, ग्रामीण है और श्रम पर आधारित है। अर्थव्यवस्था का ये मेजर कंपोनेंट है। हम लोग शायद जो शहर आधारित आबादी है और ये सब लोग केवल 15% पॉपुलेशन या 12% पॉपुलेशन के हित को ही ध्यान में रखकर बात करते हैं। जो टैक्स पेयर्स हैं या तो सरकारी अधिकारी हैं, वो बड़े बिजनेसमैन हैं या मिड कैप्स करने वाले लोग हैं। अभी जैसे डेफिसिट फाइनेंस की बात करें, बहुत सीधी सी बात है कि डेफिसिट फाइनेंस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। डेफिसिट फाइनेंस अगर बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट निश्चित तौर पर देश के आम जनमानस पर प्रभाव डालता है। और दूसरी बात है, अभी हमारे सीनियर साथी ने बहुत अच्छी बात कही, सुशील सर ने, कि लोगों के पास कितना जा रहा है, जो बॉटम पब्लिक है उसको कितना हम समावेशित कर रहे हैं बजट में। बजट की तुलना देखिए, अगर हमारा डोमेस्टिक लेवल कमजोर है, गांव घर में एक बात कही जाती है कि अगर आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना चाहिए। बजट में केवल ये नहीं कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अर्थव्यवस्था में कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स आ गए हैं, उनको पढ़ के बच्चे केवल ये बात करते हैं कि नहीं साहब हमको कंपेयर करना है अमेरिकन इकोनॉमी से, हमें ग्रीन इकोनॉमी बनानी है। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल कहाँ है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए डेफिसिट 4.5 के आसपास लगातार बना हुआ है। सरकार इसे लगातार कह रही है 2005 के बाद से क्रमशः कम करते करते 2026 या 2030 तक हम डेफिसिट फाइनेंस को नलिफाइड कर देंगे और वो वहीं खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो डेफिसिट फाइनेंस है इसके लिए सरकार करेगी क्या? डेफिसिट फाइनेंस को पूरा करने के लिए सरकार फिर जाएगी कैपिटल रिसीप्ट पे, कहीं से लोन लेगी, बाजार से लेगी, डोमेस्टिक मार्केट से लेगी या इंटरनेशनल मार्केट से लेगी। जब भी यहां से लेगी तो इसका फिर अंतिम भुगतान कौन करेगा? अंतिम भुगतान तो वो ठेले लगाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, रिक्शा खींचने वाला, वो बड़ी तादाद है, वो भी तो कर रहे हैं। प्रत्येक दिन वो भले इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं लेकिन जितना खाते हैं उसके अगेंस्ट वो जीएसटी तो पे कर रहे हैं। अगर सुबह दूध का पैकेट लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो दे मस्ट पे द टैक्स। तो वहां हम लोग भूल जाते हैं मैम चर्चा करने में। दूसरा, मेरा जो बजट का साइज है, बजट के साइज को लेकर ये तो सरकार की एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि बजट आएगा, हर साल आएगा, ये कोई नई चीज नहीं है। सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करेंगी पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि पार्लियामेंट सीधा कहता है आर्टिकल 265 में, नॉट अ सिंगल पेनी शुड बी इन्वेस्टेड विदाउट द पर्टिकुलर परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की अनुमति के बिना आप एक पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आप अपना बजट जमा करोगे। लेकिन जब बजट जमा करते हैं तो बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पे पर्टिकुलर देखना है। हाँ, 2-4 जगह उन्होंने क्या किया है कि अपने हो सकता हो कि भविष्य के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो मध्यम वर्गीय रेंज है टैक्स स्लैब में, उसे 15 लाख से 20 लाख तो किया है। जो भी लगातार बजट पेश होता जा रहा है वहां एक स्लैब में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। इससे कौन सी पब्लिक होगी? इनसे वो पब्लिक होगी जो सरकार में पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं या क्लास बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, इनको रेंज में लेने की कोशिश की गई है। इसका फायदा 5% पहुंचाने की कोशिश की गई है। गरीबों के लिए तो केवल इतना है कि जो अभी 7 लाख है टैक्स रिबेट, उसे 8 लाख किया जा सकता है। ये एक पर्टिकुलर चीज है जो आम आदमी के पक्ष में खड़ी हो रही है। बाकी अगर हम लोग सैद्धांतिक रूप से या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं एक बात कहूंगा, वो बात यह है कि देश का बजट देश के समूची आबादी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। और समूची आबादी में जब 65% कृषक हैं और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी 60% श्रमिक वर्ग है, तो क्या ये पॉपुलेशन टारगेट नहीं की जा सकती? आप केवल अब देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है सरकार, कितना सुंदर नारा देती है, चाहे कोई सरकार हो। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि आप सरकार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, इस देश के हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, चर्चा आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। तमाम मेहमान बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, लगातार चर्चा चल रही है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और किस वर्ग को क्या कुछ मिलने वाला है। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक है वो
पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनके ओर झुकाव ना होकर आम जो जन है उनके लिए बजट कितना खास हो सकता है। प्रोफेसर अतुल शाक्य जी हमारे साथ लगातार बने हैं। अतुल शाक्य जी, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, अगर बात यहाँ पर की जाए, आपने तो बहुत से बजट का एनालिसिस किया होगा, अगर इस बजट की बात करें, अब से कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा, और ऐसे में क्या कुछ लगता है कौन से सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर हम हमारी जीडीपी की बात करें या फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बढ़ सकती है, वो कौन सा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा फोकस करने से, ज़्यादा इन्वेस्ट करने से हमें ये फल मिल सकता है? देखिए मैम, आपने जीडीपी की बात की तो अभी इस बार का जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी है सरकार का, वो 7.5 के आसपास का फिगर दे रही है सरकार जी। और उनका जो नॉमिनल जीडीपी है, इसमें फ्लक्चुएटिंग रेट्स होते हैं, करंट मार्केट प्राइस से जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो 10 पॉइंट समथिंग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा डिफरेंस है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से। दूसरी बात, बार बार सभी साथी भी कह रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, अर्थशास्त्री की तरह, तो मानवीय आवश्यकताएं हमेशा से कांस्टेंट है। हमारे पास केवल एट्रीब्यूट्स का केवल और गुणात्मक विकास हो रहा है। हमारी जो मौलिक जरूरतें हैं, रोटी की, रोजगार की, वस्त्र की, स्वास्थ्य की, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। हम लोग केवल और केवल देश में कुछ उच्च वर्गीय जो जरूरतें हैं उनकी मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं। हम भारत का असली चेहरा नहीं देख पाते। हम आप देखिए ना, एक तरफ 3,000 करोड़ की शादी का बजट है और एक तरफ 3,000 नहीं है किसी गरीब के पास। ये डिफरेंस है, डिस्पैरिटी इस देश की। ये दिखाता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ किया है। और दूसरी बात है कि जो बजट में एलोकेशंस होते हैं, उनके डिपोजिशन सरकार के हाथ में, सारा बजट मंत्रालय और सारे अधिकारी होते हैं। उनको लाभार्थी किसको बनाना है, किसको चयन करना है, लाभार्थी का चयन भारत में किस तरह से होता है सबको पता है। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि समग्र विकास में सरकार ने पूरी तरह से अपने लोगों को करिंगडम कर रखा है और नीचे तक लाभार्थियों के चयन में। अभी वो करोड़पति दीदी योजना थी, आप जरा पूछिए करोड़पति दीदी योजना में क्या सरकार ने इसका परफॉर्मेंस जमा किया? सरकार बजट बनाने के बाद कभी बजट का ऑडिट नहीं होता। मैम, एक सेक्शन सरकार को अपना ऑडिट कराना चाहिए कि जो पुरानी नीतियों में बजट एलोकेशंस दिए वो संतोषजनक रूप से पूरे हुए कि नहीं हुए। और दूसरी बात है, जहां तक स्टेट्स को दर्जा देने की बात है, तो उन स्टेट्स के दर्जा देने की बात मैं एक चीज बता दूं कि एक सेकेंड, थैंक यू, ठीक। तो वो जो विकास में शामिल है कि आपने किसी राज्य को स्टेटस नहीं दिया, लेकिन आपने अपने मनचाहों को बजट एलोकेट कर दिया, पैसा दे दिया। अभी ये बात सर ने खुद भी स्वीकार की कि ठीक है, हम एक शब्द नहीं अपनाएंगे, हम उसकी प्रणाली बदल लेंगे। तो इंपैक्ट देखना चाहिए कि जो इंपैक्ट एक्चुअली इकोनॉमी में, वो क्या पॉलिटिकल से अलग है। भारत में जितना भी हमें लग रहा है कि समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत की संवैधानिक संस्थाएं, भारत की बजटीय प्रणाली लोक कल्याण से अलग हटकर चुनावी एजेंडे में कन्वर्ट होती जा रही है, चुनावी तुष्टीकरण में कन्वर्ट होती जा रही है। साहब, ये 3 राज्यों का चुनाव है, इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो। आप बताइए, किसी भी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी संख्या में कमी हुई है, यूनिवर्सिटीज में संख्या घटी है, गरीबों के बच्चे घटे हैं। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि एजुकेशन में सरकार ले रही है, तो एजुकेशन का बजट बड़े लोगों की, अमीरों की संस्थाओं को केवल हित पोषित कर रही है। सरकार ने एक लेवल के ऊपर के उद्योगपतियों को और चरमपंथियों को केवल वित्त पोषित किया है। और आप देख लीजिए, पूरे भारत का आंकड़ा है, केवल चुनाव के अलावा अगर सरकारें कहीं बिजी हो, सरकार के पास अपने पब्लिक का डेटा लेने का टाइम नहीं है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। बड़ा ताज्जुब होता है कि कभी कभी इन आंकड़ों पर जो केवल किताबों में और इकोनॉमिक सर्वे, बजट ऑफ इंडिया में प्रिंट कर दिए जाते हैं, सरकारों को कभी इनके धरातल तक जाने की भी कभी फुर्सत है क्या? जी। अब आप देखिए, मैं आपको बस जमीन का आंकड़ा देता हूं। जो साथी हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, उनको भी पता होगा कि सर गरीबों की परचेजिंग लिमिट क्या है और स्कूलों में बच्चों की स्थिति क्या है। एक गार्जियन से पूछे कि एक बच्चे को मेंटेन करने का औसत खर्च 20,000 रुपए है। बिल्कुल। बच्चे की फीसें 4 से 6,000 रुपए हो गई हैं और उनका मेंटेनेंस, दवाई और सब मिलाकर, एक बच्चा अगर किसी का है तो उसकी 20,000 हाउस होल्ड की, 2 बच्चे हैं तो 40,000 केवल बच्चों का मेंटेनेंस है। इस बात पर कोई मेरा साथी मना नहीं कर सकता। हमें एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि हम पे क्या इम्पैक्ट, हमारी जरूरतें क्या है, हमारी मौलिक जरूरतें क्या है। एक परिवार को जिंदा रखने के लिए 70 से 80,000 बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। अब क्या सरकार इतना बचत दे पा रही है? सरकार ने स्लैब बढ़ाया है 7 से 8 लाख रुपए। अब ये 7 लाख कमाने वाले लोग कौन है? 7 लाख कमाने वाले वो लोग हैं मैम जिनका की आप मान के चलिए 60 से 70 हजार सैलरी है, 80 हजार सैलरी है, वही लोग हैं।
जो इस स्लैब में आएंगे। तो ये सरकारी अधिकारियों की श्रेणी है मैम। इस भारत में 10,000 से 15,000 की दिहाड़ी करने वाले लगभग 35 से 38% लोग हैं। आप देखिए पिछला जो लेबर श्रम मंत्रालय का डेटा है उसमें 38% श्रमिक है जिनकी सैलरी जो 500 रुपए पर अपने आप को रोज चौराहों पर बेच रहे हैं। इस देश में इंसान बिकता है, किसी को दिखता नहीं है। प्रत्येक सुबह आप बड़े शहरों के चौराहों पर जाइए, इंसान अपने आप को 8 घंटे के लिए बेच रहा होता है। बिल्कुल अतुल ये शाह हमारे देश कई की बातें हैं। जी जी जी। तो अगर मैं थोड़ा सा एक हाँ मिनट का समय और देंगे तो मेरे जी थैंक यू। तो मैम ये भी हमारे लिए बड़ा एक अजीब सा पहलू है कि सरकारें जहां मिनिमम वेज की गारंटी देते हैं, न्यूनतम कार्य दिवस की गारंटी देते हैं, तो ये बिकने वाले लोग कौन है? आप जाइए मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर की सड़कों में, आपने भी देखा होगा। ये है हकीकत भारत की। झुंड बनाकर लोग खड़े होते हैं कि कोई इनको खरीद ले 8 घंटे के लिए। क्या सरकार के पास इन लोगों की पॉलिसी नहीं है? क्या लोक कल्याण इनके लिए नहीं, देश की आजादी इनके लिए नहीं थी? इनको समावेशित करने की नहीं, प्रियोरिटी किसको दी जानी चाहिए? प्रियोरिटी क्या केवल आप अपने मित्र उद्योगपतियों को लगातार पूंजी का संचयन कर रहे हैं? सबसे बड़ी भारत की समस्या है, मैं आपके मंच से, आपके फोरम से ये जरूर कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से आने वाले 10 सालों में देश को एक ताकत से लड़ना पड़ेगा और वो है स्प्रेडिंग कैपिटलिज्म, हिडन स्प्रेडिंग कैपिटलिज्म। देश की जो पूंजियां हैं वो कहीं निक्षेपित होती जा रही हैं और आने वाले समय के लिए ये बड़ा खतरा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी बजट में हर साल आते हैं मैम, सरकार का एक नॉर्मल रूटीन है, वो अपने आय व्यय का रखेगी। दूसरी बात मैंने आपको पॉइंट करके बताया कि उन्होंने जो डेफिसिट है, देखिए डेफिसिट को कम नहीं कर रहे हैं। डेफिसिट को कम न करने का मतलब है निश्चित तौर पर जनता का नुकसान। दूसरी बात है कि जो बिल्कुल अतुल शाकिब जी, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल भी आपने उठाए हैं कि क्या कुछ बजट को देखते हुए होना चाहिए, और आपने एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया है पूरा। और देखिए धर्मेश शाह भी लगातार हमारे साथ बने हैं। धर्मेश जी, स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं आप, और अगर बजट की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ लगता है स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं या स्वास्थ्य सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ सुधार अभी और होना बाकी है? क्या कुछ सुधार यहाँ पर होना चाहिए?